हेलो जी, वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। तो आज हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए साइकोलॉजी की फुल फॉर्म क्या होती है। PSYCHOLOGY। इसमें हम P को साइलेंट रखते हैं, इसलिए हम पढ़ते हैं साइकोलॉजी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि साइकोलॉजी होती क्या है। साइकोलॉजी आपको पता है कि 2 वर्ड से लेकर बना हुआ है, जिसमें कि फर्स्ट आता है साइकी और सेकंड आता है लोगोस। साइकी का मतलब होता है सोल, जिसे हम हिंदी में आत्मा कहते हैं, और लोगोस का मतलब होता है साइंस, जिसे कि हम विज्ञान कहते हैं। तो अगर हम अपने साधारण शब्दों में कहें तो साइकोलॉजी का अर्थ होता है आत्मा का विज्ञान। लेकिन अब आपको पता ही है कि साइकोलॉजी अलग अलग चीज़ों के ऊपर हमेशा कंट्रोवर्सीज होती रहती हैं, तो वैसे ही साइकोलॉजी के ऊपर भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई है। तो साइकोलॉजी जो होता है उसकी मदर कौन है? मदर ऑफ साइकोलॉजी मीन्स, अब आप देखिए स्टडी ऑफ सोल है, लेकिन कब? जब ये इमेंस स्टेज पे होती है। मीन्स अगर आप देखेंगे कि बहुत से आप कह रहे हो कि साइकोलॉजी है, ठीक है, तो साइकोलॉजी में आपने कह दिया है आत्मा का विज्ञान है, लेकिन हम किसी की आत्मा को नहीं रीड कर सकते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है? ये वाली स्टेटमेंट नहीं, ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इसके ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई हैं, जिनको अभी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि सबसे पहले फादर कौन है साइकोलॉजी के। तो हम बात करते हैं फादर ऑफ साइकोलॉजी, जिन्हें कि हम कहते हैं वुंट। इनका शॉर्ट फॉर्म नेम है विलियम वुंट, और इनका फुल नेम है विलियम मैक्सिमिलियन वुंट। ठीक है, तो ये हैं हमारे फादर ऑफ साइकोलॉजी। लेकिन अब आपको पता ही है कि फाउंडर भी होता है, जिन्होंने मतलब इसको, ये कौन है? हमारे फादर ऑफ फाउंडर ऑफ द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी। और इन्होंने ही जो हमारी साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी है, फर्स्ट टाइम इन्होंने ही इसकी एस्टेब्लिशमेंट की थी, विलियम वुंट ने। तो अब बात करते हैं हम कंट्रोवर्सीज की। तो फर्स्ट स्टेज में आती है हमारी 16th सेंचुरीज से पहले की, ठीक है, स्टडी ऑफ सोल कॉल्ड साइकोलॉजी, जिसमें कि हमें क्या बताया गया है कि जो आत्मा का विज्ञान है उसको हम साइकोलॉजी कहते हैं। ऐसे ही अब आती है सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में हम कहते हैं स्टडी ऑफ माइंड इज नोन एज साइकोलॉजी। लेकिन आप लोग मुझे बताइए कि क्या किसी के दिमाग को पढ़ना इतना आसान काम है? नहीं। तो हम किसी के भी दिमाग को नहीं पढ़ सकते हैं, तो इस वाली स्टेटमेंट को भी हम लोग इतना एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उसी के साथ आता है अब थर्ड स्टेज, जिसे कि हम 18th सेंचुरी में कहते हैं, जिसमें कि हम मतलब कुछ प्लान करते हैं। कोई भी चीज, मतलब हमने प्लान की है किसी भी चीज के बारे में, किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में, हमारी अवेयरनेस, ठीक है, मतलब हमारे माइंड की कॉन्शियसनेस। ठीक है, जैसे कि अब आप कॉन्शियसनेस के बारे में बात करते हैं, तो ये भी 3 स्टेज में होती है, जैसे कि कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। कॉन्शियस मीन्स होता है कि आपका दिमाग कार्य कर रहा है, सब कॉन्शियस कि आपका ब्रेन तो काम कर रहा है, लेकिन आप उस चीज को रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हो। अनकॉन्शियस मीन्स होता है कि आपका दिमाग कार्य नहीं करेगा। तो अब आप बताइए कि क्या हमारे जो दिमाग का विज्ञान है वो संभव है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसी के साथ अब हम बात करते हैं लास्ट एंड फोर्थ स्टेज की, जो कि है हमारी 20th सेंचुरी में। हमने क्या किया था, इसके बारे में सर्च की थी, तो हमें पता चला कि जो हमारा व्यवहार होता है किसी भी व्यक्ति के साथ, ठीक है, मीन्स बिहेवियर हमारा, उसको हम क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। और ये जो हमारी स्टडी ऑफ बिहेवियर है, इसी को हम क्या कहते हैं? साइकोलॉजी की डेफिनेशन। स्टडी ऑफ बिहेवियर इज नोन एज साइकोलॉजी, क्योंकि हम किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को अच्छे से जान सकते हैं, जो कि एक वेरी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, और मतलब चलता रहता है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। क्योंकि अगर हम किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता है कि वो कैसा रिस्पॉन्ड करेगा, उसका एक्शन होगा, उसका रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, तो बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर इज द रिस्पॉन्स टूवर्ड एनवायरमेंट, मतलब वातावरण के प्रति किसी भी व्यक्ति का कैसा
व्यवहार रहता है वातावरण के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ साइकोलॉजी। और ये जो हमारी स्टेटमेंट है स्टडी ऑफ बिहेवियर, इसी को ही मतलब हम क्या कहते हैं, एप्लीकेबल स्टेटमेंट ऑफ साइकोलॉजी। तो जी हमने अभी तक पढ़ी थी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेज ऑफ साइकोलॉजी। अब हम बात करते हैं इसके नेचर की। तो साइकोलॉजी का क्या नेचर है? फर्स्ट आता है इट इज अ प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया है, मतलब कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, जो कि एक निरंतर चलता आ रही प्रक्रिया है। हेल्पफुल इन एडजस्टमेंट, अब आपको पता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ कब हम तालमेल बना के रख सकते हैं, अगर हम क्या होंगे, उसके साथ एडजस्टमेंट करने में मदद करेंगे। लेकिन जैसे कि अब आपको पता है कि हम लोग अपने वातावरण के साथ किस तरह से रिलेटेड करते हैं, वो हमें फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड करता है, हम उनको क्या करते हैं, अगर प्लांट की बात की जाए तो हम उन्हें ग्रो करने में हेल्प करते हैं, उन्हें सॉइल देंगे, उन्हें फर्टिलाइजर देंगे, वाटर देंगे, बेसिक नीड्स को हम अगर पूरा करेंगे किसी को, तो वो क्या है, हमारा एडजस्टमेंट। उसके बाद आता है वाइडर स्कोप, ये एक बहुत ही बड़ा मतलब स्कोप ऑफ लेवल है, जिसमें आप बहुत ही बड़ा एरिया बोल सकते हैं। आप एक बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब एक बोलते हैं कि छोटा सा एरिया है, नहीं, ये बहुत बड़ा ही एरिया है। उसके बाद आती है साइंस ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का विज्ञान। जैसे कि ये 2 टाइप से हमने देखा है इसको। एक होता है सिस्टमेटिकली होता है क्रमबद्ध का मतलब अगर हम समझेंगे तो ये एक ऑर्डर है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, मतलब एक क्या है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस तरीके से ये चल रहा है एक तरीके बस से। उसके बाद आता है सीक्वेंस वाइज, मतलब होता है जैसे अल्फाबेटिकली ऑर्डर ही हम ले लेते हैं, जैसे ABCDEF, तो क्या है, फर्स्ट A आ रहा है, फिर B आ रहा है, फिर C आ रहा है, फिर D आ रहा है, तो ये इस तरीके से आगे बढ़ता है। देन उसके बाद आता है ये रिलेटेड विद लाइफ, कि हमारी लाइफ में क्या इफेक्ट है इस चीज का, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सपेरिमेंटल साइंस, कि हम कैसे विज्ञान में किसी भी तरह की खोजबीन कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं टास्क ऑफ एक्सपर्ट, कि जो भी हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, वो कैसे इस कार्य को पूरा करते हैं। उसके बाद आती है एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचर, कि मानव किस तरीके से बोलते हैं जो हमारे नेचर है उसके साथ क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, उसके साथ एक्सप्लेनेशन, ठीक है, मतलब प्रकृति के साथ स्पष्टीकरण के हमारे नेचर को किस तरीके से देखता है। उसके बाद आता है यूनिवर्सल नेचर, जो कि सार्वभौमिक प्रकृति है। यूनिवर्सल नेचर का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज को बदल नहीं सकते, नॉट अफेक्टेड और नॉट चेंज विद प्लेस टाइम कंडीशन, ठीक है। और कोई भी सिचुएशन मतलब किसी भी चीज को नहीं बदल सकती, जैसे रात है तो वो रात ही रहेगी, दिन है तो वो दिन ही रहेगा, तो उसको हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, कि क्या क्या नियम बने हैं और क्या क्या सिद्धांत हैं। जैसे कि हर चीज के कुछ ना कुछ नियम होते हैं, कुछ ना कुछ सिद्धांत होते हैं। उसके बाद आता है पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर, कि किस तरीके से हमारा जो व्यवहार है वो इस चीज को एग्री करता है। उसके बाद आता है स्टडी ऑफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बिहेवियर। अब बिहेवियर 2 टाइप्स के होते हैं, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल। नॉर्मल बिहेवियर आप समझ सकते हैं कैसा होगा, कि आप किसी के लिए अच्छे, आपकी गुड विलिंग्स होंगी आपकी, मतलब आप किसी को भी नुकसान ना पहुंचाओ। उसके बाद आता है एबनॉर्मल बिहेवियर। एबनॉर्मल बिहेवियर एक टाइप ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर है कि हमें पता ही नहीं है कि जो परे सेकंड पोर्शन पे व्यक्ति बैठा है उसके दिमाग में, उसके मन में, उसके व्यवहार में क्या चीज है हमारे प्रति। उसके बाद आती है वैलिडेशन इज पॉसिबल। ये कुछ समय के लिए भी हो सकता है लिमिटेशन, क्योंकि बिहेवियर का हमें भी इतना हम मतलब चेक कर सकते हैं कि कब इंसान गुस्से में है, कब हैप्पी मूड है। मूड स्विंग्स के ऊपर ही सारा कुछ डिपेंड करता है। स्टडी द प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स। और अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट का मतलब होता है हम किसी चीज को पहले उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे, देन उसके बाद हम बताएंगे। उसके बाद आती है वैलिडेशन इज पॉसिबल। तो किसी चीज की एक मतलब बोलते हैं टाइम पीरियड होता है हर चीज का। उसके बाद आती है साइंटिफिक एटीट्यूड। साइंटिफिक एटीट्यूड से मतलब
आप समझ सकते हैं कि इसके बारे में जो वैज्ञानिक तर्क हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे स्टडी द मेंटल प्रोसेस, किसी भी व्यक्ति के मानसिक, जो बोलते हैं कि मानसिक दिमाग में क्या चल रहा है उसके बारे में, लाइक उसकी मेमोरी, इमेजिनेशन, थिंकिंग, इमोशंस एटसेट्रा। मेमोरी, उसे कब तक की चीजें याद हैं, इमेजिनेशन वो क्या कल्पना कर सकता है, थिंकिंग उसकी सोचने की क्षमता, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इमोशंस, किसी के भी बोलते हैं भावनाएं क्या हैं। स्टडी द एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट, अब आप वातावरण के साथ कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, समायोजन कर सकते हैं। ये 2 टाइप से होता है, सोशली एंड फिजिकली। सोशली जैसे कि आप एक ऐसे समाज में रहते हैं जो कि क्या है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है और नहीं है। फिजिकली हम एनवायरमेंट के लिए क्या कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। तो अगर हम हेरिडिटी की बात करते हैं तो हेरिडिटी रिलेटेड टू आवर जीन्स, कि हम कैसे हैं हमारे पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। एनवायरमेंटल, हम किस वातावरण में रहते हैं वो उसका हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद बात करते हैं हम प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन होती है हमारी, हमने कल्पना की है कि ऐसा हो सकता है। लाइक अगर हम देखें कि ब्रॉडकास्टिंग करते हैं हम नेचर की, कि कल बारिश हो सकती है, लेकिन हमें नहीं पता है कि बारिश होगी या नहीं होगी, वो क्या होगी, हमारी प्रेडिक्शन होगी। उसके बाद आती है इंटर रिलेशन टू साइकोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, व्यक्ति का अध्ययन मनोदेहिक प्राणी के रूप में, मीन्स मन और देह। मतलब मन क्या होता है, हमारा सोल, और देह क्या होती है, हमारी देह। मन और देह मतलब हमारी बॉडी, ठीक है, हमारे मन में, हमारे शरीर में क्या चल रहा है। तो जी आज हमने कितना पढ़ा, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, देन हमने इसके 4 स्टेजेस पढ़ी हैं, फादर ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा है नेचर ऑफ साइकोलॉजी। इसी के साथ हम इस वाली वीडियो को यहीं पे ही एंड करते हैं। आपको इससे आगे अब हम कल पढ़ेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में। मिलते हैं आप सभी से कल। राधे राधे।